हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक जो सीरीज़ लेकर मतलब आज से मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। द पाथ टू विक्ट्री सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए डी ट्रिपल एस बी में। बेसिकली आज मैं जो करवा रही हूँ, मेरी एक पाथ टू विक्ट्री सीरीज़ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी एक किताब का नाम आपने सुना होगा, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से लेके जो हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आज आप लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं, ये मेरी क्लास है, लाइव क्लास है। और इसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को ए रोमांटिक एज जो है वो तैयार करने के लिए दी थी। और इसके अलावा उनको मैंने जो है वो ग्रामर के टॉपिक्स दिए थे। आई डोंट नो कि वो किस तरीके से जो है वो इस पे क्या रहेगा उनका रिस्पांस। क्वेश्चंस का लेवल है इजी टू मीडियम लेवल जो है वो रखा हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे अभी इजी टू मीडियम लेवल है। अभी डिफ़िकल्ट लेवल वाला नहीं है हमारे। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइव क्लास आप लोग देखेंगे, मतलब फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने आकर जो है वो बता रही हूँ, लेकिन अब थोड़ी देर बाद जो क्लास स्टार्ट होगी वो लाइव क्लास आप लोगों के सामने स्टार्ट होगी, जिसको आप लोग देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी इंग्लिश का कोर्स हमारा चल रहा है। अब काफ़ी कोर्स जो है ऐसा नहीं है कि आप उसे वो ज्वाइन नहीं कर सकते। आज के भी माने तो कम से कम 3 महीने आपके पास हैं। तो जल्दी करिए और जो है तैयारी शुरू करिए अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है। तो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी इंग्लिश का कोर्स आप लोगों को मिल सकता है इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके। और उस पर जो है एक है वीडियो बैच, जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, पूरा तैयार मटेरियल है, यानी कि सारी क्लासेस सीक्वेंशली लगी हुई हैं। और वो जो क्लासेस हैं उनको इस तरीके से लगाया गया है कि आप फोल्डर खोलिए और पढ़ते चले जाइए। उसमें ग्रामर लिटरेचर दोनों है। मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं पेडागोजी नहीं पढ़ाती हूँ, तो उसमें ग्रामर लिटरेचर दोनों है। और ग्रामर लिटरेचर के साथ आपको उसके हार्ड कॉपी में नोट्स जो है वो आपके घर पर मिलेंगे। एक लाइव बैच है जो ग्रामर लिटरेचर का है, जो रोज चलता है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं। जो क्लास जो है वो मेरी इस समय लाइव क्लास ही होगी। और आज मैं सुबह के समय क्लास ले रही हूँ, तो आप लोग के सामने तो ये जो है वो शाम को आएगा। तो जो है ये एक जो लाइव क्लास है उसमें आपका लिटरेचर ग्रामर दोनों तैयार करवाया जाता है। नोट्स आपके इसमें भी हार्ड कॉपी में घर पे जाते हैं। और एक सिर्फ लिटरेचर का बैच है। इसके अलावा हमारा एक बैच हमने जो स्टार्ट करा है वो है यूके एलटी का बैच है। ये लाइव एंड वीडियो बैच दोनों है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स लाइव फॉर्म में होंगे जो शुरू हो गए हैं। इसमें ग्रामर लिटरेचर है। इसमें फर्स्ट पेपर नहीं करवाया जाता है, इसमें केवल और जो है मैंने जो है वो उसमें आपका जो सब्जेक्ट है। हाँ, मगर इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें हमने बंडल करी है फर्स्ट पेपर के लिए एक टेस्ट सीरीज़, बहुत ही महा टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हजारों क्वेश्चंस हैं, वो हमने इसमें करी है। जो उस टेस्ट सीरीज़ को कर लेगा तो भाई वो कोई सा भी फर्स्ट पेपर निकाल सकता है। तो ये टेस्ट सीरीज़ हमने इसमें बंडल करी हुई है, जो फ्री है। इस कोर्स के साथ स्टूडेंट्स को फ्री मिलती है, नोट्स इसमें पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिएगा। और अब आपको जो है मेरी लाइव क्लास को आपको जो है मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये प्रैक्टिस पेपर है, ये खुल गया है। और अब थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे कि मेरी क्लास से मैं जब संबोधित होंगी तो उनके साथ बात करते हुए फिर मैं क्लासेस जो है वो चलाऊंगी। हेलो। हेलो एवरीवन।
हेलो हेलो, हाँ जी। तो भाई तैयारी करके आए, मतलब तैयारी थोड़ी बहुत पढ़ के तो आए होंगे, मैंने तुम्हें ये कह रखा था। तो करके आए हो तैयारी? तो स्टार्ट करें? जी मैम, जी मैम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी कोई बात नहीं है। अरे रुक तो जाओ, पहले मुझे क्वेश्चन तो पढ़ने तो, तुम तो आते ही शुरू हो गए हैं, ऐसे अति उत्साही हो रहे भाई। बहुत बदतमीज हो रहे हो तुम लोग, हैं? मतलब मैंने अभी इतने होशियार वो हो रहे हैं भाई, हम बता दें, फटाफट बता दें बस जो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, हु डिफाइंस रोमांटिसिज्म एज द रेनेसांस ऑफ वंडर? दैट इज थियोडोर वॉट्स डंटन। बिल्कुल सही। द आंसर इज बी। थियोडोर वॉट्स डंटन जो है वो इसका आंसर है। दैट इज थियोडोर वॉट्स डंटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका, ये इसका आंसर बी है। तो अब ये इसके बाद है, नेम द क्रिटिक हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी? दैट इज बिल्कुल सही, दैट इज वॉल्टर पीटर। वेरी गुड मेरे प्यारे नौनी, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3। मैंने ये जो आपका जो मैंने लेवल लिया है, ये इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट लेवल बिल्कुल नहीं लिया। आगे आगे भी करना है अभी तो, अभी तो बहुत कुछ है बेटा। तो ये देखिए, which of the following poems by S.T. Coleridge was included in the first edition of the lyrical ballads that was the rhyme of the ancient mariner? बिल्कुल सही जवाब। ऐसे कूद कूद के जवाब आ रहे हैं कि मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। which of the following quarterly founded in 1802 and patronized by the Whig party maliciously attacked Wordsworth, Coleridge and other lake poets? Yes, and that is, यस 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 बिल्कुल। भाई चलो अच्छा है किसी ने ब्लैकवुड मैगजीन जवाब नहीं दिया। ब्लैकवुड मैगजीन वाज 1817 में आई थी, इट वाज फाउंडेड इन 1817। लेकिन ये ब्लैकवुड मैगजीन की बात नहीं की जा रही है। ये क्वेश्चन ये पूछा है 1802 में कौन सी मैगजीन थी जिसने वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और अदर लेक पोएट्स को का मजाक उड़ाया था? विग मैगजीन थी। दैट वाज एडिनबर्ग रिव्यू, जो फ्रांसिस जेफरे के द्वारा करी गई थी। याद आया, याद आया, फ्रांस, जिसमें लेक पोएट्स कहा गया था इनको। यस, दैट वाज द एडिनबर्ग रिव्यू। डी, दैट इज द एडिनबर्ग रिव्यू। वेरी गुड। Coleridge's aim in the lyrical ballads was to deal with supernatural, to make the unfamiliar familiar, both A and B, none of these. यस, दैट इज, कॉलरिज का एम था लिरिकल बैलेड में एक तो सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ डील करना, और दूसरा जो है अनफेमिलियर को फेमिलियर बनाना। इसके ऑपोजिट वर्ड्सवर्थ का एम क्या था कि जो इजी को, मतलब बहुत ही फेमिलियर है उसको जो अनफेमिलियर, और जो सिंपल सी चीज को उन्होंने जो है वो सिंपल चीज को एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो इसका आंसर है सी, दैट इज सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 6 ही होगा ना? 4 था 5 था ये? हाँ 4 5 था। Question number 6. An archangel, a little damaged, who used this phrase for S.T. Coleridge? Lamb, Matthew Arnold, Rickett, Charles Reed. बिल्कुल, चार्ल्स लैम और एस टी कॉलरेज एक साथ पढ़े थे। वाह, तो तुम जियो मेरे लालो, बहुत होशियार हो गया आज तो तुम, है ना? खैर मैं मानती हूँ पेपर का लेवल भी बहुत हल्का है, जिस लेवल का तुम्हें मैंने पढ़ा रखा है उससे बहुत हल्का लेवल है। मगर फिर भी भाई क्वेश्चन तो किसी भी लेवल के आ सकते हैं ना। अभी तो मैं धीरे धीरे करके तुम लोगों को कहा ही है मैंने कि ये दोनों का मिलाकर जो है वो मैं टेस्ट ले रही हूँ आप लोगों का। और आप लोगों को ऐसे ही मैं एज वाइज टेस्ट देती हुई, और इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, इस तरीके से एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। स्टूडेंट्स हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट कराए जाओ, बच्चा ना कर पाए, बच्चे का कॉन्फिडेंस टूटता है।
इससे बेहतर ये होता है कि स्टूडेंट्स को इजी टू मॉडरेट फिर डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाओ। आप लोग अभी तक अपने जो आपके वो टेस्ट हो चुके हैं, जो ऑनलाइन हम लोग डाला है टेस्ट में, वो आप देते हैं तो उसमें आपको अपना लेवल पता चलता है। इसमें आपको अपना लेवल पता चल रहा है कि आप कैसे कैसे ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है। अब इसमें मैं और क्वेश्चंस मिला के ऑनलाइन अपलोड करूंगी, ठीक है ना। तो एन आर्कएंजल लिटिल डैमेज। अच्छा, एसटी कॉलरेज में और चार्ल्स लैम में एक कॉमन बात क्या है? दोनों में एक कॉमन बात क्या है जो मैंने आपको बताया था? दोनों जो है, यस, हाँ जी, सेम स्कूल में पढ़े हैं, बिल्कुल सही। दोनों जो हैं वो सेम स्कूल के पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी ऑफ द लेक इज रिटन बाय हु? बिल्कुल क्राइस्ट हॉस्पिटल, बिल्कुल सही जवाब। द लेडी ऑफ द लेक इज रिटन बाय, लेडी ऑफ द लेक किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट बर्न्स, सर वॉल्टर स्कॉट, जॉन कीट्स। बताइए। बिल्कुल सर वॉल्टर स्कॉट की है। लेडी ऑफ द लेक जो पोयम है वो सर वॉल्टर स्कॉट की पोयम है। सर वॉल्टर स्कॉट जाने जाते हैं अपने किस उसके लिए जाने जाते हैं, मतलब कौन से नॉवेल्स के लिए वो जाने जाते हैं? सर वॉल्टर स्कॉट, वेवरले नॉवेल्स, बिल्कुल सही। और ये इनको कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, वेवरले नॉवेल्स। वेवरले नॉवल सीरीज ऑफ नॉवेल्स थे और इनको वेवरले इसलिए कहते हैं, वेवरले नॉवेल्स थे लेकिन बहुत समय तक एनोनिमसली ही ये पब्लिश होते रहे। बिल्कुल, तो ये जो लेडी ऑफ द लेक है ये सर वॉल्टर स्कॉट की पोयम है, ठीक है, सर वॉल्टर स्कॉट की पोयम है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है वैसे इतना इजी टेस्ट करके? हाउ डू यू फील नाउ? अच्छा लग रहा है? देखो भाई, चाहे कोई इजी हो चाहे कुछ वैसा भी हो, लेकिन बात यह है कि जब पढ़ा हुआ होता है ना तभी जो है मजा आता है। तो मैंने आज जानबूझ के जो है ये मैंने इस तरीके का पेपर लिया। मैंने कहा यार बालक मेरे सब कुछ कर लेंगे, है ना। ब्राउनिंग एंड शेले डिनाउंस्ड, एक मिनट पहले ना इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि इसके ऑप्शंस काफी सारे हैं और इसको पढ़कर फिर वो करना। ब्राउनिंग एंड शेले डिनाउंस्ड वर्ड्सवर्थ as a lost leader and a moral eunuch, respectively, because Wordsworth became a Tory, accepted laureateship and conservative ideology. Wordsworth was disillusioned. Wordsworth accepted the status quo of England towards the end of his career. All of these. जिन लोगों ने डी जवाब दिया है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरियटशिप जो है वो एक्सेप्ट करी थी ना, एट दैट टाइम शैले वहां पर नहीं, उस पर तब थे नहीं, ठीक है। तो शैले ने मॉरल यूना क्यों कहा था? क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने उस समय वो टोरी जो है वो बन गए थे, अपना जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी वो चेंज हो गई थी। तो इसमें जो सही आंसर है वो डी नहीं है, इसमें है वर्ड्सवर्थ बिकेम अ टोरी। और अगर ही वाज डिसिल्यूजन्ड फ्रॉम जो है वो बन भी जाते हैं, अगर फ्रांस से डिसिल्यूजन्ड हो भी जाते हो तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ्रांस से तो मैंने आपको बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो बहुत लोग डिसिल्यूजन्ड हुए थे, बहुत लोग डिसिल्यूजन्ड हुए थे, क्योंकि उनको ये लगा था कि जिस कॉज के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा नहीं हो पाया। तो इसका आंसर है क्योंकि वर्ड्सवर्थ बिकेम अ टोरी, एक्सेप्टेड लॉरियटशिप एंड कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। तो इसका आंसर है ए, ठीक है बालको। आगे, ये तो तुम सबको बहुत अच्छे से लाइन याद है और तुम सब एक देखते ही बता दोगे। आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, किस में से ली गई है? बिल्कुल लॉर्ड बायरन की है। और किस में से ली गई है? किस में से ली गई है? चिल्ड्रन हेरोल्ड ने चाइल्ड हेरोल्ड, हाँ चाइल्ड हेरोल्ड, चाइल्ड वाज द टाइटल, हाँ CHILD, चाहे, हाँ जी हाँ जी। मेघना इतनी एक्साइटेड हो गई, मैं फटाफट बता दूं, है ना। नहीं, वो इसका फोन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मैं बता दूं फटाफट। ए मेघना तुम रुको, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इज who is the most splendid example we have of the struggling, winning, losing, enjoying, scorning, aspiring, falling, loving, and hating human spirits? Shelley, Wordsworth, Byron, John Keats. Who's the most splendid example? No, that is Byron.
आप लोगों को बायरन के बारे में मैंने पढ़ाया। बायरन ने जो है उसको लेडी लैम ने ये एक कोट जो है उनके लिए यूज किया था, मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। बायरन अपने चाइल्ड हेरोल्ड से बहुत फेमस हुए। सडनली जो है उनका इंसेस्टस रिलेशनशिप की वजह से इतनी ज़्यादा उनकी बदनामी हुई, हैड टू लीव इंग्लैंड। उनको जो है वो छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद जो है वो बिल्कुल जो उनकी आइडियोलॉजी थी दैट वाज ऑल टुगेदर ग्रीक। जो है ग्रीक्स की उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। ग्रीस में उनको एक नेशनल हीरो के तौर पे लिया जाता है। तो ही हैज़ डिफरेंट फेसेट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी दैट वी हैव सीन, दैट वी हैव स्टडीड सो फार। तो ये जो है इसमें जो मोस्ट स्प्लेंडेड एग्जाम्पल जो है वो कौन है? बायरन, मैड बैड, जिसको पढ़ने के बाद जो है हमारे कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आया था कि ये भी कोई राइटर है, जबकि भाई राइटर राइटर होता है, वी शुड नॉट बी जजमेंटल। हाँ, लविंग एंड हेटिंग से लगा था ना। चलिए, 1809 लॉर्ड बायरन बिटरली कंडेम्ड हिज क्रिटिक्स। बायरन ने अपने क्रिटिक्स को किसमें जो है वो जो है क्रिटिसाइज किया है? लंदन मैगजीन, द एडिनबर्ग रिव्यू, द इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स, स्कॉच रिव्यूअर्स है, द ब्लैकवुड मैगजीन। तो ये जो है ये आपका लॉर्ड बायरन ने जो बिटरली कंडेम करा है अपने क्रिटिक्स को, वो करा है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में। दैट इज इंग्लिश बार्ड। और इसके अलावा उन्होंने एक किताब और लिखी थी जब उनको सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री का तमगा जो है वो मिला था, तो उसके उन्होंने जो है वो एक किताब और लिखी थी। अगर आपको याद है तो बताओ फटाफट कौन सी किताब थी वो वाली। बिल्कुल, साउदे ने टाइटल दिया था, दैट इज जो है सैटेनिक स्कूल ऑफ अ विजन ऑफ जजमेंट में, और उन्होंने इसके जवाब में लिखी थी द विजन ऑफ जजमेंट। वेरी गुड वेरी गुड, बालक्स होशियार हो चुके हैं मेरे। Who among the following earned the title of the founder and chief exemplar of the Satanic School of Poetry? किसको कहा गया था कि यही है फाउंडर सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री? वैसे तो दो को दिया गया था, लेकिन इनमें से जिनको चीफ एग्जाम्पलर माना गया था वो कौन थे? साउदे के द्वारा दिया हुआ जो है मिल्टन ए बावली मिल्टन को कैसे? दैट इज बिल्कुल जो जिन्होंने बी जवाब दिया है वो सही है। सबसे पहले आप देखिए, पीबी शैले से भी ज़्यादा जो एग्जाम्पलर माना जाता है, साउदे ने दो को कहा था, बेसिकली दो को माना था, शैले, बायरन और शैले को। और उसमें भी उनका मानना ये था कि शैले वाज सॉरी बायरन वाज द चीफ एग्जाम्पल ऑफ द सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, तो दैट इज बायरन। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड बायरन वाज अ ग्रेट इंटरप्रेटर ऑफ revolutionary idealism, revolutionary iconoclasm, political revolution, none of these। बिल्कुल सही, वेरी गुड। लॉर्ड बायरन जो है वो रेवोल्यूशनरी आइकोनोक्लाज्म, क्योंकि दोनों पीबी शैले और बायरन की बनती भी आपस में एक दूसरे से। आपको याद होगा कि शैले जो है वो अथीस्ट थे, है ना, और नेसेसिटी ऑफ अथीज्म की वजह से ही उनको निकाल के भी जो है बाहर कर दिया गया था। तो ये ही वाज आल्सो रेवोल्यूशनरी आइकोनोक्लाज्म के लिए वो फेमस हैं, लॉर्ड बायरन। बिल्कुल सही जवाब, रेवोल्यूशनरी आइकोनोक्लाज्म। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म, अ रेवोल्यूशनरी पैम्फलेट caused dash to be expelled from Oxford, डैश दैट इज पी बी शैले। नेसेसिटी ऑफ अथीज्म लिख के जो है शैले जी को ऑक्सफोर्ड से बाहर निकाल दिया गया था, है ना। और उनके मतलब हम तो डूबेंगे सनम, बिल्कुल अपने फ्रेंड हॉग्स के साथ। बिल्कुल सही। अरे वाह मिंटू, अरे तू तो कह रही थी तुम आने की नहीं, तुम तो आ गई। शैलेज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एक्ट, इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन में इसका आंसर है या नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ो। शैलेज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन इन 1817 अंडर द टाइटल ऑफ द डिफॉर्म ट्रांसफॉर्म द चेंची अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड क्वीन मैब। क्या इसमें इसका आंसर है? इसमें इसका आंसर है? नहीं है। किस नाम से ये हुई थी? इसका क्या था? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किस नाम से जो है वो आई थी? बताओ। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, बिल्कुल सही। कृति ने जो है लाओन एंड सिथना,
लाउन एंड सितना के नाम से आई थी। इसमें इसका आंसर ही नहीं है, नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें इसका आंसर ही नहीं है। ये तो लाउन और सितना के नाम से आई थी, है ना, लायन इसके नाम से आई थी। तो बिल्कुल ये देखो, इसलिए इसमें इसका आंसर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ऑन हुज टॉम द फॉलोइंग वर्ड्स आर कार्व्ड। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो होशियारो, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ती, मेरे बालक जो है भाग भाग के पहले हम जवाब देंगे, नहीं 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 अब रुक जाओ, पहले हम जवाब देंगे, हम मन कर रहा है जवाब देने का, है ना, पहले हम जवाब दे देते हैं। नहीं मैम प्लीज, इतने दिनों बाद तो में मजा आ रहा है। चलिए, ऑन हुज टॉम, तो ये कार्व्ड है, CARVED, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर, ये कीट्स के नाम पे जो है लिखा। अच्छा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कीट्स के टॉमस्टोन पे क्या बना हुआ है, मैंने आपको बताया था कि कीट्स के टॉमस्टोन पे एक लायर, बिल्कुल सही, और जिसके 8 में से 4 जो है वो टूटे हुए हैं, बिल्कुल सही है। और कीट्स ने क्या कहा था अपने बारे में कि मेरा नाम जो है वो मेरे मरने के बाद जो है होगा, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत हाय, आज तो दिल जीत लिया तुमने मेरा, जो जो मैंने पढ़ा रखा तुमने सब बता दिया मुझे। Keats as a poet is abundantly and enchantingly sensuous. Who pronounced this judgment about the poetry of Keats? Swinburne, Walter H. Peter, Arnold या S.A. Brooke? कीट्स को बहुत ज़्यादा सेंसुअस जो कहा है वो बिल्कुल सही मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा, दैट इज कमेंट बाय मैथ्यू आर्नल्ड। Keats' odes Keats' odes are comparable to nothing in English literature save the works of Shakespeare's maturity। कि कीट्स के बारे में कहा गया है कि कीट्स के जो ओड्स है ना वो शेक्सपियर के वर्क से हैं। किसने कहा है ये? नो, दैट इज बाय मिडल्टन मरे। मिडल्टन मरे, ये जो लाइन है ये मिडल्टन मरे, ये मिडल्टन है, मिडल्टन मरे, ये मिडल्टन मरे की लाइंस है कि कीट्स के ओड्स जो हैं वो शेक्सपियर के मैच्योरिटी से जो है वो कंपेयर किए जा सकते हैं। चार्ल्स लैम्ब बिगेन हिज लिटरेरी करियर विद द पब्लिकेशन ऑफ, भाई चार्ल्स लैम्ब ने शुरुआत किससे करी थी? बिल्कुल सही, टेल ऑफ रोजमंड ग्रे। है क्या ये? टेल ऑफ रोजमंड ग्रे है क्या? व्हाट इज टेल ऑफ रोजमंड ग्रे? अरे बाल को है, नॉवल है ने अंजलि, अंजल अंजल क्या हो गया तुझे? है नॉवल है बहन, ज्यादा पढ़ ली लड़की है, बहुत ज्यादा पढ़ ली, इतना ना पढ़ा करते बेटा, इतना ना पढ़ा करते, जो है वही पढ़ा करते हैं। अंजलि का नाम सुनते ही मेरे अंदर सुनील शेट्टी की आत्मा आ जाती है, और उसके बाद अंजलि का अंजला अंजला हो जाता है। सुनील शेट्टी की आत्मा आ जाती है मेरे अंदर, ठीक है चलो। देखो नेक्स्ट इज चार्ल्स लैम्ब सिस्टर अपीयर्स इन हिज, हाँ वो भी धड़कन वाला, चार्ल्स लैम्ब सिस्टर अपीयर्स इन हिज एसेज अंडर द नेम ऑफ मैरी लैम्ब, ब्रिजेट, हाँ इसका ये कजन ब्रिजेट के नाम से आती है, बिल्कुल सही, दैट इज कजन ब्रिजेट के नाम से जो है वो आती है, कजन ब्रिजेट। Who remarked Charles Lamb as the scorner of the fields? ये आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि चार्ल्स लैम को स्कॉर्नर ऑफ द फील्ड किसने कहा है, एंड दैट इज वर्ड्सवर्थ। ले हंट ने नहीं कहा था, ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा हम, वर्ड्सवर्थ ने कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि ही इज द स्कॉर्नर ऑफ द फील्ड, कि ना स्कॉर्नर ऑफ द फील्ड जो है उनको, एक पोयम मैंने आपको बताई थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनको डेडिकेट करी है, याद करो वो पोयम कौन सी थी जो विलियम, द वैगनर, बिल्कुल सही, द वैगनर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्कॉर्नर ऑफ द फील्ड कहा है। हु रॉट द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स एंड द स्पिरिट ऑफ द एज? हु रॉट, मैम मिक्स हो रहा है, हु रॉट द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स एंड द स्पिरिट ऑफ द एज? यस दैट इज विलियम हैजलिट, बिल्कुल सही जवाब, दैट इज विलियम हैजलिट ने लिखा है ये वर्क,
इंग्लिश कॉमिक राइटर्स एंड द स्पिरिट ऑफ द एज। ये लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, ये लेक्चर्स हैं हेजलिट के, लेक्चर्स है। एक हेजलिट की जो फेमस वर्क्स है उनमें मैंने आपको बताए थे, एक आध फेमस वर्क बताना जरा हेजलिट का, जरा बताना, पढ़कर आए हो, बताओ क्या था। हाँ, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर है। और टेबल वाला कौन सा था, राउंड टेबल था, टेबल टॉक, दैट्स टेबल टॉक, टेबल टॉक। In which year Waverley, the very first novel of Scott Waverley series was published? वेवरले नॉवल सबसे पहले आए कौन से ईयर में थे? दैट इज 1814। द करेक्ट आंसर इज 1814, 1814 में आए थे। तो ये वेवरले नॉवेल्स, सर वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है। वेवरले एक सीरीज थी नॉवेल्स की और पहला नॉवल 1814 में आया था, दैट इज इन 1814। द करेक्ट आंसर इज 1814। एलिजाबेथ बेनेट एंड डार्सी आर कैरेक्टर इन जेन ऑस्टन। 23rd रह गया, अभी वो करवाती हूँ। एलिजाबेथ बेनेट एंड डार्सी आर कैरेक्टर्स, ये जेन ऑस्टन का नॉवल है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। बिल्कुल सही। प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो पहले नाम था वो क्या था, याद करो, व्हाट वाज द नेम अर्लियर, पहले किस, दैट इज फर्स्ट इंप्रेशन। बिल्कुल सही, फर्स्ट इंप्रेशन। और ये एलिजाबेथ एंड डार्सी, तो 23rd रहेगा, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन। द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज रिटन बाय थॉमस जी क्विंसी। थॉमस जी क्विंसी के द्वारा लिखा हुआ ये वर्क है। और इनका एक और बहुत फेमस वर्क है, एक ऐसे इनका है, दैट इज ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ। तो ये थे 25 क्वेश्चंस किसके, आपके लिटरेचर के। अब नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स ग्रामर। चलो ग्रामर के क्वेश्चंस। ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी रुचि प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल देन रनिंग अबाउट टेकिंग एडवाइस। ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी रुचि प्रेफर्स कीपिंग हर, क्या गलती है ये बताओ, गलती बताओ। बिल्कुल, इसमें गलती ये है कि प्रिफर के साथ, यहां पर प्रिफर आ रहा है तो प्रिफर के साथ आप यहां देन नहीं लगाएंगे, इसके साथ आता है टू, प्रिफर के साथ टू आता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, ही लेड अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर until he was seen by a passing motorist। क्या गलती है? वेरी गुड, बहुत सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। अभी बताया था ये वाला मैंने, अरे वाह, वेरी गुड। यहां पर लाई ले लेन, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ही ले लेड तो बिछाना होता है या अंडे देना होता है। लेटने के लिए लाई का सेकंड फॉर्म होता है ले, LAY। तो यहां होगा ही ले अनकॉन्शियस, याद है, भूल गए, वही था। तो यह ले अनकॉन्शियस तो ए पार्ट में है। तो जैसे लाई लेड लेट, लाई ले लेन है ना, तो यहां पर ये इसमें ले का यूज जो है किया जाएगा। तो आंसर इज ए, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन वॉज लीडिंग a happy and leisurely life after his retirement from service। क्या गलती है, गलती बताओ। नहीं, लेजर तो जो है वो लेजर खाली समय को नाउन है, तो यहां पर लाइफ नाउन के पहले, लेजरली इज एन एडजेक्टिव। तो रोहन वॉज लीडिंग, एक बात बताओ, लीडिंग का मतलब, लीड करने का मतलब क्या होता है कि किसी कोई आप किसी चीज का कमांड संभालते हैं और आप आगे चलते हैं और व्यक्ति जो है वो पीछे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि इसमें यह है कि रोहन वॉज, या तो आप लिखिए रोहन वॉज लिविंग अ, बिल्कुल, या तो आप लिखिए रोहन वॉज लिविंग अ हैप्पी एंड लेजरली लाइफ, या रोहन जो है लेड। एक इसमें आप वॉज ए पार्ट में करिए, लीडिंग नहीं आएगा। आप समझे क्यों नहीं आएगा लीडिंग? क्योंकि लीडिंग का मतलब होता है व्हेन आप जो है
आगे बढ़ते हैं, कमांड करते हैं एंड द पीपल फॉलो यू, तो वो लीडिंग होता है। आप यहाँ पर लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर दिया, आप इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज ही मत करो। आप ये आएगा रोहन लेड, रोहन लेड। यहाँ पर आप इसको वैसे भी आप यूज करेंगे तो एक मैंने आपको एक बता रखा है कि भाई रोहन लेड अ हैप्पी, आप यहाँ से इसको लीड का भी अगर आप ये कह सकते हैं लीड लेड लेड, अगर आप इसमें भी कहते हैं कि उसने एक जो है रिटायरमेंट के बाद एक बहुत वैसी जिंदगी जो है वो जी, एक लेजरली लाइफ जी, तो आप ये देखिए कि जो लाइफ जीने का जो सेंस है ना उसमें आपका ये कौन सा है, ये एक स्टैटिक वर्ब के रूप में आ रहा है। तो जब स्टैटिक वर्ब्स आते हैं तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनते हैं, इधर पास्ट इंडेफिनेट या जो है जब प्रेजेंट का होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनते हैं। इसीलिए आप इसमें लगाइए पास्ट टेंस में है तो लीडिंग मत कर दिए, सेंस का उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो इसीलिए आएगा रोहन लेड। क्यों आएगा ये आपको टेंसेस में मैंने आपको बता रखा है कि भाई स्टैटिक वर्ब्स कहाँ यूज करते हो और डायनेमिक वर्ब्स कहाँ यूज करते हो। डायनेमिक वर्ब्स जो है वो जो है कहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होते हैं, और जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं वो इंडेफिनेट फॉर्म में या परफेक्ट फॉर्म में यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रोहन लेड अ हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अगर वॉज लीडिंग कर रहे हो तो वो चीज एक वो स्टैटिक वर्ब के तौर पे गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ लेड जो है वो यूज किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय to be reinstated has been accepted by the management। इसमें गलती ये है, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन की जो वर्कर्स की यूनियन है उसमें डेट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय, यहां पर टू बी नहीं आएगा, बी रीइंस्टेट, किया जाना नहीं है, उसको किया जाए, किया जाए के सेंस में आपको एक वर्ब में पढ़ाते हुए एक मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव, उसमें बताया था कि यहां पर ना शुड का सेंस छिपा रहता है, और शुड हम कई बार ना लगा के उसकी जगह सिर्फ हम क्या लगा लेते हैं, बी का यूज कर लेते हैं। दैट क्लॉज के बाद हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, या तो जगह फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है तो हम यहाँ पर बी, यहाँ पे टू बी नहीं आएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस में यूज किया गया है द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन। डिमांड के बाद यहाँ पर डिमांड के बाद अगर दैट क्लॉज आता है तो वहां पर आप टू बी नहीं लगाते हैं, वहां सिर्फ जो है वो पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीइंस्टेटेड नहीं आएगा, खाली बी रीइंस्टेट, टू बी किया जाना है नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बी रीइंस्टेटेड आएगा। तो आप लोग जो है, क्योंकि मैंने इसके टॉपिक्स नहीं दिए थे तो इसलिए आप लोग मैं ये रैंडमली मैं इसको ले रही हूँ। इफ द, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखते ही अगर तुम पहचान जाओ, अभी मैंने तुम्हें करवाया, इफ द मैनेजर एक्टेड इन टाइम द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लास्टेड लॉन्ग, ठीक है, क्या गलती है बताओ, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहां पर गलती है, ये हमारा पास्ट ये कंडीशनल है कि यहां पर बिल्कुल इफ द मैनेजर हैड एक्टेड इन टाइम, वुड हैव से पता चल रहा है पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर हुआ नहीं, तो इसीलिए यहां आएगा इफ द मैनेजर हैड एक्टेड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट। क्या गलती है, जल्दी बताओ, गलती बताओ। नहीं, वही मैंने आपको बताया, एल्डर पीपल नहीं होता, एल्डरली पीपल होता है, सही है, एल्डर पीपल नहीं बोलते, एल्डरली एडजेक्ट। एल्डर और ओल्डर तो जो होते हैं ना वो डिटर्मिनर्स होते हैं बच्चा, और वो जो है ना डिटर्मिनर्स में एल्डर हम यूज करते हैं ब्लड रिलेशंस के लिए, और ओल्डर हम यूज करते हैं जो हमसे वैसे बड़े हो, ठीक है। तो और हम बोलते भी इसमें हैं कि ही इज एल्डर और ये ही इज ओल्डर देन, ऐसे बोलते हैं, कभी एल्डर पीपल और वो नहीं बोलते, एल्डर्स बोला जाता है अगर बोलते भी हैं तो, है ना। तो जब अगर एल्डर को आप केवल बड़े बूढ़ों के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें एलवाई लगा के उसको एडजेक्टिव बना देते हैं, आप ओल्डरली तो बोल नहीं सकते। जब लोगों के लिए बड़े बूढ़ों के लिए हम लगाते हैं, अब यहाँ पे हम ब्लड रिलेशन नहीं बता रहे हैं,
अब यहाँ पर हम उसमें नहीं ब्लड रिलेशन नहीं बता रहे हैं, ब्लड रिलेशन ना बताएं, लेकिन हमें बताना है कि बड़े लोग, तो हम उसमें एल्डरली ही बोलते हैं, ओल्डरली नहीं बोला जाता बेटा, ओल्डरली तो कुछ होता ही नहीं है, दैट इज एल्डरली। ठीक है, एल्डरली ही बोला। तो इस सेंटेंस में यहाँ मेरी बात समझ में आई? एल्डर और ओल्डर में फर्क क्या होता है? एल्डर और ओल्डर डिटर्मिनर्स होते हैं। एल्डर जो है वो यूज किसके लिए करते हैं? ब्लड रिलेशन के लिए, और ओल्डर जो है अदर देन ब्लड रिलेशन। ठीक, उसके बाद जब हम बड़े बूढ़ों के सेंस में हमें बताना होता है और एडजेक्टिव के तौर पे उसे यूज करना है, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव के तौर, वो डिटर्मिनर्स की बात नहीं कर रहा, एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना होता है, उसमें एल वाई जोड़ देते हैं, तो वो एल्डरली। एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई जोड़ देते हो वैसे वो एडवर्ब बनता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज जो है नाउन में एल वाई जोड़ रहे हैं। एल्डर्स भी बोलते हैं ना, एल्डर्स गिव, जैसे बोलते हैं ना गिव जो है रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, तो यहाँ पर वो नाउन हो गया। तो ये नाउन में एल वाई जोड़कर एडजेक्टिव बना है। पहली बात ये मैंने बताई, सुन लो चुपचाप, सुनते नहीं बदतमीज कहीं के। ठीक है, और उसके बाद है आर डिस्कसिंग। अब ये जो सी बताया, जैसे दिशा ने बताया अभी सी, दिशा में सी क्यों होगा? डिस्कस होगा, बिल्कुल सही, मेघना ने जवाब दिया, सही होगा। क्यों होगा डिस्कस? ये मुझे जानना है, डिस्कस होगा तो होगा क्यों, बताओ। क्योंकि, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल यही, बिल्कुल जनरल वे में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। हम जनरल बात कर रहे हैं और जनरल बात को प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताया जाता है। अब तुम पॉइंट समझ गए। छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चा, और यही चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं कि क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल डिस्कस द गेम। बिल्कुल सही जवाब। अब यू आर ऑन राइट ट्रैक। Some of the devotees prostrate on the steps or the floor in front of the idol before leaving। बताओ इसमें क्या गलती है? हो सकता है ये आपने काफी कभी पहले पढ़ा होगा। हाँ बताओ क्या गलती है, सी में क्या गलती है बहन? ना, एंड तो नहीं आएगा कि कुछ जो डिवोटीज है वो जो है लंबलेट होते हैं, वो तो सीढ़ियों पर या फ्लोर पर मूर्ति के सामने। यहाँ पर गलती ये है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, जैसे ये प्रोस्ट्रेट, लंबलेट होना, दंडवत प्रणाम करने को कहते हैं, उसके साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो यहाँ आएगा सम ऑफ द डिवोटीज, और डिवोटीज के हिसाब से लगेगा तो यहाँ आएगा प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स, प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स। अब ये चूंकि अभी हम लोगों ने ये टॉपिक लिया भी नहीं है, अगर लिया होता तो अब तक तुम धड़ा फटाक से बता देते जैसे बाकी कुछ बता रहे हो। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स ही डिड नॉट सो फार सेंड एनी रिप्लाई टू माई लेटर। मगर ये मैंने अभी करवाया था, जब मैंने तुम्हें ठूस ठूस के टेंस में करवाई हैं चीजें। और ये बिल्कुल इन स्पाइट ऑफ, सो फार कहाँ यूज होता है बच्चों? सो फार कौन से टेंस में यूज होता है? परफेक्ट, बिल्कुल सही, प्रेजेंट परफेक्ट में। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स ही हैज नॉट sent any reply to, he has not so far sent any reply to my letters। तो यहाँ पर ये did, ये बी पार्ट में एरर है आपके, यहाँ पर hasn't आएगा और यहाँ पर sent आएगा, send sent sent। ठीक, बिल्कुल। अब कौन सा क्वेश्चन था? 8, 9th पे चलते हैं। अब ये जम्बल्ड हैं, अब जम्बल्ड करने हैं तुमको, और वही तुम्हारा टाइम शुरू होता है, 30 सेकेंड्स है। चलो शुरू हो जाओ। द नेक्स्ट स्टेप, फटा दे, पी आर एस एस, दो एस वाले एस से देखो पहले, बिल्कुल, अरे एस से देखो पहले। द नेक्स्ट स्टेप that our ship halted at was a port lying in the center of a bay। SRPQ, SRPQ, ये आएगा सी। भाई देखो, एक इसको ऐसे समझो, इसका आंसर ये है, इसको इस तरीके से समझो बच्चों। देखो तुमने यहाँ पे, तुमने भी वही गलती करी जो पहली बार इसको पढ़कर मैंने भी गलती करी थी। द नेक्स्ट स्टेप वॉज अ पोर्ट दैट अवर शिप हॉल्टेड एट। एक बात बताओ, अगर यहाँ एट आ रहा है तो एट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। अगर आप यहाँ पर ये लगाओगे, अगर आप बी लगाते हो, द नेक्स्ट स्टेप दैट आवर शिप हॉल्टेड एट,
और उसके बाद मतलब आप द नेक्स्ट स्टेप वाज अ पोर्ट दैट आवर शिप हॉल्टेड एट, ठीक है, दैट आवर शिप हॉल्टेड एट, और फिर उसके बाद ऑफ अ बे लाइंग इन द सेंटर। ये तो बिल्कुल ही उल्टा जो जैसा था हमने तो अपने हिसाब से बना लिया, ये इस तरीके से नहीं होगा ना। द नेक्स्ट स्टेप दैट आवर शिप हॉल्टेड एट वाज अ पोर्ट लाइंग इन द सेंटर ऑफ अ बे, तो इसको लाइंग इन द सेंटर वेयर, वेयर का जवाब देता हूँ यहाँ ऑफ अ बे, तो ये आपका एडवर्ब जो है वो आपका फ्रेज है, तो ये इसमें आंसर आएगा SRPQ। ठीक है, 10th वाले क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो इसीलिए जो है मैं 11th वाला ले रही हूँ, और उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द कैप्टन वेन एंगेज्ड अगेंस्ट, देखो मैंने आपको एक चीज बता रखी है इसे सॉल्व करते हुए कि जब भी देखो तो ये देखो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ठीक, रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो ठीक उसके बाद लगते हैं जो आपका सब्जेक्ट होता है, उससे आप बहुत आराम से इसे पहचान लेते हो। द कैप्टन, अब आप यहाँ पे देखो PQQS, अब यहाँ से देखो कैप्टन, हमें ये पता है कैप्टन है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा ना वो अपने ठीक जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो यहाँ पर आ गया ये इसमें आपका दैट इज द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन एडवाइज द सोल्जर, तो QS वाला आएगा, तो QS वाला कौन सा है, दैट इज C। बहुत लंबा टाइम तो इसमें लगाना ही नहीं है, 30 सेकेंड्स में हमको कर देना है। और मैंने अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताई है चीज कि जब भी कभी हम जो सॉल्व करते हैं इनको, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिखे तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले को ऊपर रखते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई भी है। ठीक है, बताइए कि नहीं बताइए, मुंडी हिलाओ। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 12, अशोका वॉज सक्सेसफुल, PQRS, इसमें तो एक लेटर भी पकड़ लोगे तो वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, आपको नीचे देखना है जिससे भी आपका वो बने वही आपका वो है। अशोका वॉज सक्सेसफुल, तो यहां पर हो रहा है कि इन इन हिज मिलिट्री ऑपरेशंस, एक उससे बन रहा है तो ये C से बन रहा है, दैट इज C, बिल्कुल सही, 30 सेकंड से भी कम टाइम में आपने एग्जांपल आंसर दे दिया, तो इसका आंसर है C। उसके बाद 13 सम रिमार्क्स, ये देखो ना सम रिमार्क्स, मेरे भी दिमाग में यही आया था बाय अ वुमन से बनाएंगे, लेकिन इससे देखो QPRS, एक पकड़ लेना उससे पूरा बन जाएगा। सम रिमार्क्स, अब इसमें ये सोचो कि इसमें दैट वर कहीं पे छिपा हुआ है, ये बिल्कुल सही, सम रिमार्क्स कैजुअली ड्रॉप्ड बाय अ वुमन, जो है बाय अ वुमन कैजुअली ड्रॉप्ड एंड दे डिस्कवर्ड जो है ये यहाँ पर द होल गैंग ऑफ ब्रिगेड्स है ना, आउट द पुलिस ऑन द राइट सेंट, बिल्कुल सही है, दैट इज D। चलो ये भी हो गया तुम्हारा, 30 सेकंड से भी कम टाइम में अब तो तुम करने लगे हो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर मनमोहन प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश हिज डॉटर एंड सन्स, यहां पर बिटवीन इसलिए आएगा, बी नहीं आ सकता क्योंकि एंड आ रहा है, और जो एंड से पहले जो प्रेपोजिशन लगता है वो क्या लगता है, वो बिटवीन जो है वो यूज किया। इसकी पहचान अगर यहाँ पे ये भी होता ना, हिज डॉटर सन स्लेव्स, सॉरी जो है इसमें रिलेटिव्स एंड नेबर्स, तब भी जो है अगर एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पर ये आता, हाँ बच्चे वही तो बोल रहे, सुन ले मेरी बात, अगर सेंटेंस में ये आता मिस्टर मनमोहन प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश हिज डॉटर सन्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स, तब भी जो है वो बिटवीन ही लगता, क्योंकि जब हम एंड लगाते हैं तो वो चारों अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो यूनिट्स बताते हैं, और जब अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स आती हैं तो तुम 10 लोगों के बीच में भी कोई चीज डिवाइड करोगे और उसको एंड से सेग्रीगेट करा जा रहा है तो तुम बिटवीन लगाओगे। अगर ऐसा होता मिस्टर मनमोहन प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश हिज चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पर अमंग लगा देते, खाली एक प्लूरल नाउन आता
कोई संख्या एंड वगैरह कुछ नहीं दिया होता तो हम अमंग लगाते, लेकिन अगर ढेर सारी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उसके साथ एंड आ रहा है तो कितने, चाहे तुम 10 के बीच में भी डिवाइड करो, लेकिन अगर एंड आया तो बिटवीन का यूज किया जाएगा। व्हाट द पॉइंट? बात समझ में आई? ये ग्रामर की चीजें होती हैं, इसको आपको याद रखना है। तो ये आएगा बिटवीन। यू शुड नॉट बी एंग्री डैश योर सन, इसका आएगा एंग्री विद योर सन। ठीक है, एंग्री विद, एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समवन। तो इसका आंसर आएगा श्वेता, एट नहीं आएगा बेटे, एंग्री विद होता है। एंग्री विद होती दोनों चीजें हैं, लेकिन देखो मैं इसमें तुम्हें बताती भी हूं इसको मैं 1 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं अभी आपको एक चीज बताती हूँ। बेचारे मेरे बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। देखिए, हाँ, ये ए इसका आंसर इसलिए है क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो आप लगाते हैं एंग्री विद, ठीक है, और अगर किसी बात पर नाराज होते हैं तो लगाते हैं एंग्री एट, ये है। ठीक है जी। और जैसे मतलब किसी चीज बात पर, जैसे ही वॉज एंग्री एट हिज इनडिफरेंट एटीट्यूड, तो एट लगाएंगे, ये याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर्स डैश विल बी इंक्रीज्ड, इंक्रीजेस, विल हैव इंक्रीज्ड, इज इंक्रीजिंग। देखो क्या बताते हो। पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो बच्चों, ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, सेंटेंस में आंसर दिया हुआ है। क्या हम ये जो बात कह रहे हैं ये हम अभी की बात कह रहे हैं या जनरल बात कह रहे हैं? आप ये देखो, ये पहचान गए जिन्होंने सही आंसर बी दिया है ना, वो देखो ये जनरल बात है। और जब भी कभी कभी हम जनरल बात कहते हैं तो वो जो टेंस होता है वो उसका कौन सा यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जनरल बात है। एज द फेस्टिवल अप्रोचेस, कि जब फेस्टिवल आने वाला होता है तो कस्टमर्स की भीड़ जो है वो बढ़ जाती है, इट्स अ जनरल थिंग। और जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट किस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी बी, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के लगाना सीखो। और वैसे तुमने बहुतों ने सही जवाब दिया है, बी इंक्रीजेस सही दिया है। He grew tired of hard work and began to despair dash success. इसका आंसर है बिल्कुल सही, इसका आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। डेस्पेयर ऑफ, एक जो ये आपका डेस्पेयर के साथ ऑफ लगता है तो इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है, दैट इज होप्स। ठीक है, डेस्पेयर ऑफ का मतलब होता है होप्स, बिल्कुल सही। ही ग्रीव टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगेन टू डेस्पेयर ऑफ सक्सेस, यानी कि यहाँ पर ये उम्मीदों के लिए जो है वो कहा जाता है कि भाई वो हार्ड वर्क करते करते थक गया और डिस्पेयर ऑफ सक्सेस जो है वो हो गया। चलो यहां तक बिल्कुल सही जवाब दिया। यू शुड ट्राई टू डैश योर एक्सपेंडिचर, बिल्कुल कट डाउन, कट डाउन करने का मतलब होता है कम करना, दैट इज यू शुड ट्राई टू कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। It took him a lot of time to arrive dash the conclusion. It took him a lot of time to arrive dash to the conclusion. हाँ जी, दैट इज इट टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू अराइव डैश द कंक्लूजन। तो यहां से इसको जो है भाई देखो, आ, देखो भाई इसका मैं आप 1 मिनट में आपको बता रही हूँ अभी इसमें।
जो करेक्ट यूसेज होता है इंग्लिश का, उसमें जो है इट टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू अराइव एट द कंक्लूजन होता है, और जैसे कि फाइनल डिसीजन पे पहुंचने के लिए अराइव एट द कंक्लूजन, लेकिन कई जगह पे टू भी लगाते हैं, मगर इसका जो करेक्ट यूसेज है वो है इट टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू अराइव एट द कंक्लूजन, जो है वो आएगा, द आंसर इज बी, अराइव एट द कंक्लूजन, नॉट टू द कंक्लूजन। ठीक, व्हेन आई मेट हर, अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। हाँ, ये प्रेपोजिशंस वाले हैं ना बहन, तभी तो बीच बीच में करवा रही हूँ, लेकिन ये तो टॉपिक अभी होगा ना। जिन्होंने गलत जवाब दिया जो है कोई बात नहीं, जो पढ़ाए हुए टॉपिक से पहले वो तो सही जवाब दे ले। अब इसका बताओ पहले, व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर शी डैश फॉर 5 years। जब भी कभी आपको सिंस और फॉर दिखता है तो आपको कौन सा टेंस यूज करना होता है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें जो है मैरिड जो है वो दैट इज अ स्टेट दैट जो है वो आप जो है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो क्या लगाओगे, हैड बीन। देखो सबने सही जवाब दिया, वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया है, हैड बीन मैरिड। ठीक, दिस इज द रोड टू गो डैश। बताओ, एक बात बताओ, दिस इज अ रोड टू गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है एक, इस शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, या बीच में से होकर निकलना। आप रोड से जाते हैं तो आप क्या, उसका माध्यम होता है, तो मध्यम के लिए कौन सा यूज किया जाता है, बाय। तो जब भी कभी कोई वर्ब जैसे इन्फिनेटिव जो है वो खत्म हो रहा हो तो उसके साथ आप क्या लगाते हो, बाय। इस मंथ जो है वो आप लोगों के, अभी देखो ये मैंने प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन कराए, अभी आपके बैच में ये हुए नहीं है, बाकी जो पहले से पढ़े हुए बड़े हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आपका इस मंथ में प्रेपोजिशंस होने हैं, जिन्होंने सही जवाब दिया है जैसे कृति है, इन्होंने, ऋतु ने दिए हैं, ये पहले से पढ़े हुए हैं, तो इनको पता है कि इसके साथ क्या जवाब आएगा। जिन्होंने नहीं दिए जवाब जो है वो, उनको मैं बता रही हूँ कि अभी आपका ये टॉपिक होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, और वो तो जहां जो चीजें आपको पढ़ा रखी हैं उनमें आपने कहीं कोई गलती नहीं करी, एक भी गलती उसमें आप लोगों ने नहीं करी। आपको वो चीज, अभी मैंने जो टॉपिक्स कंप्लीट कराए हैं वो आप लोग सब सही जवाब दे रहे हैं, जहां पर अटक रहे हो वो पता चल रहा है ना कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो ठीक करवा देंगे। हालांकि पेपर मैंने क्या कहा था, इजी टू मॉडरेट है, कोई भी डिफिकल्ट लेवल का है भी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत डिफिकल्ट लेवल के पेपर आते भी नहीं है, जिनको आता है चीजें वो आराम से कर भी लेते हैं, बस ये है टाइम मैनेज करना होता है। अब नेक्स्ट है, देयर आर 30 टीचर्स डैश द स्टाफ ऑफ द स्कूल। अब इसमें मोस्टली लोग गलत जवाब देंगे, मोस्टली लोग गलत जवाब देंगे, मोस्टली इसमें आएगा ऑन। जब आप किसी चीज के पेरोल पर होते हैं तो ऑन द स्टाफ, और ये बोला जाता है, तो यहां आएगा ऑन द स्टाफ ऑफ द स्कूल। जब आप किसी के पैनल में होते हैं, आप किसी पेरोल पर होते हैं, तो वहां पर ऑन लगाते हैं, इन नहीं लगाया जाता। देयर आर 30 टीचर्स ऑन द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल, पेरोल पर होने के लिए ऑन का यूज जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश द रूम, द डोर सडनली स्वंग शट एंड हिट हिम हैगा, हिट हिम इन द फेस, ये हॉट हिम नहीं होगा, हिट हिम होगा, हिट हिम इन द फेस। देखो, इसको ऐसे समझो कि रूम में एंटर हुए, ठीक है, और एंटर होने के एक उसके परिणाम स्वरूप जो है परिणाम स्वरूप मुंह पर जो है आकर गेट लगा, यानी कि दोनों में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है, तो या तो आप इसमें लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंटरिंग द रूम, द ड्रेन जो है द डोर सडनली स्वंग शट, ठीक है, या रूम में एंटर करने के बाद डोर उसके मुंह पे आके लगा, तो क्या लगेगा, ये सी में वाइल एंटरिंग, वाइल एंटरिंग का मतलब एंट्री करते करते, एंट्री के दौरान लगा नहीं, वाइल अगर लगाओगे तो एंट्री के दौरान लगा, ठीक है, वाइल का मतलब था के दौरान के सेंस हो गया। यहां पर जो है आप खाली या तो एंटरिंग लगाओगे या लगाओगे ऑन एंटरिंग द रूम, ठीक है, कि ऑन एंटरिंग, क्योंकि दोनों, जब दो एक्शंस के बीच में गैप नहीं होता है तो वहां पर जो है वो यूज जो करते हैं वो पार्टिसिपल यूज किया जाता है, और यहाँ पर क्या आएगा, ऑन एंटर जो है, यहाँ ये जो है यहाँ पर इस तरीके से ऑन एंटरिंग, तो यहाँ पर जो है ये या तो सिर्फ एंटरिंग लगाते या प्रेपोजिशन के साथ लगा रहे हैं तो जेरेंड वाला हो जाएगा, ऑन एंटरिंग द रूम
ऑन एंटरिंग, देखो एक एक को समझो। वाइल एंटरिंग मतलब हो गया कि दो कार्य हो रहे हैं, एक पहले दो कार्य हो रहे हैं, एक जैसे वाइल आई वॉज मूविंग, वाइल आई वॉज डूइंग समथिंग ही एंटर्ड, तो एक चीज के दौरान दूसरा होता है। तो वाइल हम तब लगाते हैं जब एक चीज के दौरान दूसरी चीज होती है। वाइल मैंने आपको पढ़ाया है और पढ़ाते हुए ये चीजें आपको बताई भी है। वेन लगाते हैं जब दो एक्शंस के बीच में बात होती है, एक एक्शन के बीच में जब दूसरा एक्शन खत्म हो जाता है तो हम वेन लगाते हैं। वाइल कंटिन्यूड रहता है तो जो है दोनों लगाते हैं कि जब का सेंस है। अब एज ही एंटर्ड द रूम द डोर सडनली, जैसे ही वो घुसा, जैसे ही का सेंस में नहीं है कि रूम में घुसते ही, रूम में घुसते ही मोमेंट है, इसका मतलब द मोमेंट, तो इसीलिए यहां पे आएगा ऑन एंटरिंग। ऑन एंटरिंग द रूम द डोर सडनली स्वंग शट एंड हिट हिम इन द फेस। ठीक है, जैसे ही रूम में घुसे पट से मुंह पे चोट लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे ऑन हैविंग एंटर्ड होता ना, हैविंग एंटर्ड होता तो भी हम इसमें कर लेंगे हैविंग एंटर्ड, रूम में घुसने के बाद उसके मुंह पे चोट जो है वो लग गई, तो इसलिए इसका आएगा ए, ऑन एंट्री। If you are suffering from fever, the best remedy lies dash complete rest. If you are suffering from fever, the best remedy lies in complete rest. रेमेडी लाइज के साथ जो preposition लगता है वो in लगता है, तो यहां आएगा in, lies in complete rest. Question number 25, आज का last question. Genius does what it must does, and talent does what it, genius does what it must does, and talent does what it dash. That is what it can. Talent करता है जो एबिलिटी, एबिलिटी के लिए आपका मॉडल कौन सा यूज होता है, कैन। एबिलिटी के लिए ये एबिलिटी बता रहा है, इसीलिए यहां आएगा कैन। तो आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।